बिहार वो जमीन जिसने राजनीति को नया आयाम दिया, वो मिट्टी जिसने देश को दिशा दी और आज एक बार फिर बिहार की राजनीति एक महासंग्राम के मुहाने पर खड़ी है। बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक हैं और बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अगले 5 साल की तकदीर लिखने की तैयारी जोरों पर है। यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह है रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर जनता का फैसला। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, सत्ता पक्ष अपने काम, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच है, तो वहीं विपक्ष इस बार पूरी ताकत से सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिहार के चुनावी अखाड़े में बड़े बड़े धुरंधर उतर चुके हैं। हर पार्टी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। एनडीए बनाम महागठबंधन की सीधी टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ेगा? युवा नेतृत्व की लहर चलेगी या अनुभवी नेताओं का जादू सिर चढ़कर बोलेगा? क्या बीजेपी सचमुच लड़ रही नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव? नीतीश की पलटू राम की छवि के बावजूद आखिर क्यों है बीजेपी को इतना भरोसा? क्या इस बार पटना में बीजेपी का मुख्यमंत्री लेगा शपथ? क्या नीतीश कुमार की विदाई का वक्त आ चुका है? क्या ड्राइविंग सीट पर सचमुच बीजेपी चल रही है? नीतीश के बेटे निशांत कुमार का क्या रहेगा रोल? 29 सीटों के साथ मैदान में चिराग पासवान का क्या रहेगा किरदार? और क्या इस चुनाव में कोई तीसरा मोर्चा बाजी पलट सकता है? पीके इस सियासी समर में पास होंगे या फेल? और मुस्लिम सीटों पर क्या सोचती है जनता? कास्ट फैक्टर आखिर कितना करेगा काम? क्या बिहार में रिपीट होगा महाराष्ट्र मॉडल? लालू यादव के परिवार के आपसी झगड़ों का कितना होगा असर? बिहार के सियासी गलियारों में घूमते हुए इन सवालों का जवाब आज आपको हम दिखाएंगे द मैन ऑफ प्रेडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र के द्वारा द जेसी शो में बताई गई उन झलकियों में, जहां बिहार चुनाव से जुड़े हर सवाल का जवाब मौजूद है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं उस चुनावी रण के विश्लेषण में, जहां बिहार के सियासी दंगल के हर समीकरण का लेखा जोखा बताया है डॉक्टर जगदीश चंद्र ने। सर, क्या ये सच है कि इस चुनाव में ड्राइविंग सीट पर अगर कोई है तो वो बीजेपी है? ऑफ कोर्स, पटना पिछली बार जब गया तो मैंने देखा कि नीतीश सरकार का जो पिछले 2 साल से रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली और पटना में जो है वो बीजेपी के पास है। जितने फैसले 2 साल में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं नीतीश कुमार के, उनमें सब भाजपा की आपको जो है ना साफ छाप दिखाई देती है। नीतीश कुमार के जो 2 मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन हैं, ललन सिंह और संजय झा, वो अमित शाह के शरण में हैं, दिल्ली में आए दिन वहीं रहते हैं। शुरू में ऐसा लगता था कि जेडीयू ड्राइविंग सीट पे है। उस समय क्या है, उस समय भी आपका जो है बीजेपी ये ड्राइविंग सीट पे थी, लेकिन लगता ऐसा था कि वो ड्राइविंग सीट पे हैं, दूसरी पार्टी जो है। अब उन्होंने उस भ्रम को, उस पर्दे को हटा दिया है और ऐसा लग गया है। अब देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की एक योजना का श्री गणेश किया वहाँ पे, दैट विज है, तो थोड़ा सा लीक से हटके था। तो क्लियर मैसेज है उसका कि पटना की कमान पूरे तौर पे नीतीश कुमार सरकार की कमान दैट वे जो है, और रिमोट कंट्रोल जो है वो भाजपा के पास है। दिल्ली में है, पटना में है, दोनों लेवल पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सर, लालू एंड फैमिली में एक नाम का जिक्र बड़ा होता है, संजय यादव। क्या अभी भी तेजस्वी कैंप में उनका रुतबा है बरकरार? बिल्कुल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लोग जो जीवन में एक बार प्रवेश कर जाते हैं बहुत मुश्किल से बाहर जाते हैं, तो इज़ नॉट एन एक्सेप्शन जो है, तो प्रभाव है उनका। और परिवार वाले रोते रहते हैं दूसरे से, आसपास के लोग, कि सारा इन्होंने कब्जा कर लिया है और सारा प्लान कर लिया है, और वो उनको समझाते रहते हैं उनको कि ये प्रशांत किशोर से दूर रहो, इससे दूर रहो, उससे दूर रहो। हर आदमी का अपना गणित होता है ना, ये तो ये फैक्ट है। अब कोई तो गुण होगा उसके अंदर कि तेजस्वी यादव से गले लगाए हुए इतने टाइम से। बहरहाल आपका सवाल सही है कि ही कंटिन्यूज टू बी पावर सेंटर इन तेजस्वी कैंप। सर, कास्ट समीकरण और मुफ्त की स्कीम्स के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म, जीएसटी रिफॉर्म लागू किया है। सर, सवाल ये है कि इस जीएसटी रिफॉर्म, क्योंकि ये घर घर में इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या चुनाव में इसका इम्पैक्ट दिखेगा? एब्सोल्युटली 100% दिखेगा। बिहार कास्ट ओरिएंटेड है, सब कुछ है, इवन देन मेरिट काउंट्स। और अगर पैकेज है मान लो 4 लोगों का या महिलाओं का ही पैकेज है मान लो, और मैं कहता हूँ 70% महिलाएं जा रही हैं एक मुश्त वोट देने इनको, बीजेपी और इनको जो है, तो अब मान लीजिए 5% इसके भी आप ऐड कर लीजिए जीएसटी के अंदर। उसके अंदर 2.5 लाख करोड़ का है रिलीफ जिसे कहते हैं, और जहाँ 12% टैक्स था वो 5% टैक्स आ गया है। और कहाँ आया है, जिन चीज़ों पे आया है
आपके घर में अगर 10 चीज़ें आती हैं तो 99% चीज़ों पे वो रिलीफ लागू होता है आज जो है, तो हर आदमी प्रभावित हुआ, चाहे 100 रुपये सही, लेकिन बिहार के आदमी के लिए और कोई भी आदमी पैसा सबको अच्छा लगता है, दैट वे जो है। अब टिकट जा रहे हैं यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, मान लो 300 रुपये लगते हैं, 200 रुपये लग रहे हैं, तो अच्छा लगेगा, 100 रुपये मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार अच्छा है, फील गुड फैक्टर जैसे कहते हैं, अच्छा इम्पैक्ट। अमित शाह ने कहा कि बिहार में 4 बार दीपावली मनेगी, इसका मतलब क्या है? हाँ, उत्साह में कहा उन्होंने, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 बार दीपावली है, ठीक। उन्होंने कहा एक तो जीएसटी की दीपावली थी नवरात्र के पहले दिन, और एक ये दीपावली हम 160 सीट से जीते करेंगे, दिवाली मनाएंगे इसको। 160 का पीएम ने नहीं कहा, लेकिन भी जीतेगी सरकार, एनडीए जीतेगा। और वहाँ पे अमित शाह ने कहा था कि पहली तो राम मंदिर की दीपावली अयोध्या की थी, जेन्युइनली पूरे देश ने मनाई उसको। दूसरा 75 लाख महिलाओं को जो पैसा ट्रांसफ़र किया नरेंद्र मोदी ने बिहार में, वो थी। तीसरा फिर उन्होंने कहा कि ये जीएसटी था, खुशी थी। और चौथा बोले 160 सीट हम जीत के आएंगे तो दिवाली मनाएंगे। तो लेट्स होप एंड वी ऑल गुड लक एंड गुड विशेस टू दिस थॉट। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ साथ जेपी नड्डा भी बिहार चुनाव में काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं फेस ऑफ द कैंपेन, दैट वे जो है 8 बार तो अब तक जा चुके हैं, अमित शाह भी 8 बार जा चुके हैं, जेपी नड्डा 6 बार जा चुके हैं, और ये क्रम जारी रहेगा। एक्चुअली क्या नहीं, ये एक तरह से चुनाव की दृष्टि से एक बड़ी वीआईपी त्रिमूर्ति है। ये प्रधानमंत्री हैं, मतलब नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब जगह जाते हैं। लेकिन इस समय जो लीडरशिप है बीजेपी की, जो शीर्ष लीडरशिप है, जो इन तीनों से जानी जाती है, वो बहुत ही एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छा जिसे कहना चाहिए तालमेल है, सामंजस्य है, और तीनों की विचारधारा और तीनों का जो वेवलेंथ है, थिंकिंग है, जो कहना चाहिए, वो सारा का सारा बिल्कुल जिसे कहना चाहिए एक जैसा है, पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि जो परसेप्शन है मार्केट में, वो बहुत अच्छा है इस अलायंस के बारे में, तीनों के वर्किंग के बारे में जो है। तो इनका रोल है, लेकिन बेसिकली जो सबसे लीड रोल है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, क्यों चेहरा उनका जो बिकता है बाजार में। आपने सर मीरा कुमार का जिक्र किया, बड़ा दलित चेहरा थे, उनके पूरी फैमिली पिताजी। हाँ। तो क्या इस बार भी कांग्रेस ने ये तय किया कि वो एक बार फिर दलित पॉलिटिक्स की तरफ इस बिहार चुनाव में आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल। देखिए बिहार का सक्सेस ही वो हो गया ना, गैर यादव पिछड़ा वर्ग दिखता है सबको, दलित, महादलित, और उसके बाद में आपका पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग जो है, तो दलित पॉलिटिक्स है। तो कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस कांट गो आउट ऑफ इट। वहाँ का जो मैंडेट है, जो रूल ऑफ द डे है, वो दलित पॉलिटिक्स है, वो कास्ट पॉलिटिक्स है, ओबीसी पॉलिटिक्स है वहाँ की। तो कांग्रेस कांट इग्नोर इट। तो कांग्रेस आल्सो हैज़ टू फॉल इन लाइन। सर, वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी खोल देने जैसा फैसला आप कैसे देखते हैं? ठीक है, लोकल प्रतिभाओं का सम्मान है, और ये तो चुनाव से काफ़ी पहले ही हो गया था, दैट वे जो है, और बिल्कुल मेरिट पे फैसला हुआ है। कर्पूरी ठाकुर का एक नाम है बिहार में, सोशल आंदोलन के जो सूत्रधार थे, और बड़े सम्मान और आदर की निगाहों से उसमें उनको देखा जाता है। ऐसे में उनको सार्वजनिक सम्मान देना एक अच्छा प्रयास है कि ग्रास रूट पे जो टैलेंट है, जो समाज के लिए काम करता है, सोसाइटी के लिए काम करता है, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने उसी दिशा में यह कदम उठाया, और इसकी सराहना हुई बिहार में। सर, अब बिहार में तो हो गया, क्या अब आगे चुनाव आयोग बंगाल में भी एसआईआर की एक्सरसाइज को लागू करेगा? ऑफ कोर्स 2 नवंबर से प्रोसेस चालू हो रहा है वहाँ पे। अब इससे क्या कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा थोड़ा वहाँ, पर व्हाट टू डू, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है, मोर और लेस डिसाइड कर चुका है, थोड़ा बहुत है वो डिसाइड हो जाएगा। और अभी तक का इंडिकेशन ये क्लियर है कि जो सारा प्रोसेस था वो लेजिटिमेट था, कहीं इसमें कोई मेजर इरेगुलरिटी नहीं थी। तो बंगाल में भी होगा ये, लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर सर मेरे विचार से नीतीश कुमार की विदाई इतनी आसान होगी नहीं, और अगर उनकी विदाई होगी भी तो उसका जो गाना है वो बहुत सोच समझ कर लिखना होगा। आपको क्या लगता है? ठीक है, उनकी विदाई का जो गीत है वो सोच समझ के लिखना पड़ेगा, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ। देखो 100% तो कोई भी असेसमेंट करेक्ट नहीं होता। हमारा बेसिक आकलन ये है कि देयर विल बी न्यू चीफ मिनिस्टर इन पटना, बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन पटना, एंड रादर न्यू चीफ मिनिस्टर अदर देन नीतीश कुमार, यो मानिए इसको, ऑन 14th। अब विदाई की कहानी मुश्किल तो है, कभी तक का इतिहास से रहा है कि जब भी इनकी कुर्सी के जाने का वक्त आया तो उन्हें पलटी खाई, कुर्सी को नहीं जाने दिया वहाँ से जो है। तो इस बार उनके मन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होगा कि ऐसा वक्त आएगा। वो यही सिद्ध करता है कि किसी सूरत में कुर्सी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए आपके मन में सवाल उठा है, ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, विजिबल इंडिकेशंस जिनमें वो जा रहे हैं, इसके बावजूद आपका मन ये कहता है कि उसके बैकग्राउंड को देखते हुए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, सत्ता में बने रहने के उसको उनका जो एफर्ट है उसको देखते हुए,
तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि विदा होने वाले हैं। सो लेट्स सी ऑन 14th। सर, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं? चुनौती यही है, ये सिद्ध करना जनता को आई एम डिफरेंट दैन माई फादर। मेरे टाइम में कोई जंगल राज नहीं होगा, मेरे टाइम में कोई स्कैंडल्स नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा। आई विल बी फेयर एंड ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर एक होता है। तो चुनौती ये है, जनता को कैसे भरोसा दिलाएं कि मैं लालू प्रसाद का वो बेटा नहीं हूँ, उनके संस्कारों पे चलने वाला। मेरे संस्कार डिफरेंट है, मैं उनका पुत्र हूँ, पर मेरी लीगेसी डिफरेंट है, मेरा जो वैल्यू सिस्टम वो डिफरेंट है। उनको यकीन दिलाना पड़ेगा जनता को। लेकिन वही बात है, बिहार में चूँकि कास्ट ओरिएंटेड है, इतनी मेरिट की बातें चलती नहीं हैं दैट वे जो है। तो चुनौती तो है, लेकिन जनता के दिमाग में ये कोई बहुत बहुत बड़ा कोई फैक्टर ऐसा हो कि जिन्होंने जंगल राज मान के उसको वोट नहीं देना, उनको तो नहीं देना है, लालू को, तेजस्वी को। जिन्होंने कास्ट बेसिस पे वोट डालना है वो तो डालेंगे अपना वोट जो है, बट बाय एंड लार्ज जो सिचुएशन है वो यही है। सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उसका कार्यकर्ता जो ज़मीन पर है हर जगह, वो बहुत ताकत है उनकी। और 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार वो नारा दिया कि मेरा बूथ बहुत मजबूत करके एक नारा दिया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। सर, इसका कितना इम्पैक्ट होगा? कार्यकर्ता मोबिलाइज होगा इससे? वो देखो, एक तो नरेंद्र मोदी में जादू है, आप देखते हैं कुछ ही बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, पॉपुलर हो जाता है, नारा बन जाता है, वो जो है दैट वे अट्रैक्ट करते हैं। अब नमो ऐप पे कल उन्होंने जो है एक संवाद कर लिया, इस तरह का डायलॉग जो है, और ये कहा बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि मेरा बूथ सबसे, उनका फोकस आजकल वही है कि बूथ को मजबूत करो। अमित शाह का फोकस भी यही था, नड्डा का फोकस भी यही था कि बूथ को मजबूत करो, ये कहा उन्होंने। और फिर साथ में और भी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि विद इन एनडीए जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं बूथ लेवल पे, उसको सॉर्ट आउट करो। बूथ इज़ द रूट कॉज ऑफ सक्सेस और फेलियर, ये उनका कहना है जो है। और फिर उन्होंने कहा कि एकजुट भारत, एकजुट इंडिया, मतलब वो तो फिर उसी का एक्सटेंशन है। फिर ये भी कहा कि दिवाली 2 बार आ गई, इस बार जीएसटी की दिवाली आ गई, दूसरी दिवाली आ गई, वो तो एक उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। लेकिन एक अच्छा नारा था, चुनाव के समय एक नया नारा दिया उन्होंने, कार्यकर्ताओं प्रभावित करेगा, कार्यकर्ताओं को बूथ की ओर जाने की प्रेरणा देगा, एंड दैट इज़ सक्सेस स्टोरी।